सूरज तुलू हो चुका था और अब गली नंबर 12 सूरज की रोशनी से रोशन हो चुकी थी। मगर सूरज की रोशनी ने इस सड़क और इस घर के सन्नाटे को खत्म न किया। वही गहरा सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। मैं सर झुकाए सोफे पे बैठा हुआ था, अपने वक्त का पूरा होने का इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि अगले 50 मिनट में मेरी मौत होने वाली है और मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं खामोशी से सोफे पे बैठा रहा। मेरा जबड़ा हिल चुका था और मुझे बेइंतहा तकलीफ हो रही थी। मेरे गाल और माथे से हल्का हल्का खून रिस रहा था। किसी भी लम्हे में इस दुनिया से रुखसत होने वाला था। अचानक मेरे कानों में सिसकने की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई हिचकियां लेके रो रहा हो। मैंने मुर्दा निगाहों से घर की चारों तरफ देखा। घर की सारी दीवारों पर अब अंग्रेजी के वो हुर्फ उभरे हुए थे। उन अल्फाजों का मतलब तो मैं नहीं समझ पा रहा था, पर वो अल्फाज कुछ कहना चाह रहे थे। पूरे घर में वो अल्फाज लिखे हुए थे। जीने पे, दीवार पर, छत पर, जमीन पर, दरवाजे पे, रोशनदान पे, सोफे पे, घर की हर चीज पर अब वो अल्फाज उभर आए थे। मैं पागलों की तरह कोशिश कर रहा था कि मैं अल्फाज का मतलब समझ सकूं। इस पागलपन में मैं अपने बाल खींचने लगा। मेरी आंखें फटने लगीं। मैं पागल हो रहा था। हाँ, बिल्कुल मैं पागल हो रहा था। एक अजीब सी कैफियत मेरे ऊपर छा रही थी। मैं एक वेशी हूं, मैं एक पागल हूं। ये अल्फाज बार बार मैं अपने जहन में लेके आ रहा था और मैं पागलों की तरह इन अल्फाजों को दोहराए जा रहा था। मेरे दिमाग की रगें चटक रही थी और मेरा दिल जैसे बंद हो रहा था। मैं अपने सर के बालों को खींच रहा था। एकदम फिर से मुझे किसी की सिसकने की आवाज आने लगी। मैं चौंक कर दूसरी मंजिल की तरफ देखने लगा। रोने की आवाज ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। कुछ पल के लिए मैं ऊपर की मंजिल देखता रहा और फिर हिम्मत करके ऊपर की तरफ चल पड़ा। मैं एक एक करके सीढ़ियां चढ़ रहा था और ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही मैं अपने बेडरूम में दाखिल हुआ। ये आवाज मेरे बेडरूम से ही आ रही थी। कमरे के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो मुझे सबा जख्मी हालत में रोती हुई पड़ी हुई मिली। मैं सकते के आलम में इसे देखने लगा। वो सिसक्तियां लेते हुए पलटी और मेरी तरफ देखने लगी। मैं हैरान हो गया। इस बार मैं सबा को दिख रहा था। सबा मुझसे रोते हुए कहने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया? क्यों तुमने मेरी मोहब्बत को नीलाम किया? क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी जो तुम इस तवाइफ के चक्कर में पड़ गए? वो तो महज तुम्हारी सेक्रेटरी थी। सबा ने रोते हुए अपनी शिकायतें जारी रखी और मैं इसका चेहरा तकने लगा। तुमने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी रखेल पे लगा दी। मेरा तो तुम्हें ख्याल ही नहीं आया और ना ही अपने मासूम बच्चे अकमल का ख्याल आया। और जितना पैसा लगाना चाहते हो तुम लगाओ अपनी रखेल पे। तुम नहीं जानते कि तुम किस तरफ बढ़ रहे हो। इस रास्ते में सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी है, जो तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस रास्ते पे चलते रहोगे तो तुम्हारी दुनिया भी खराब होगी और आखिरत भी। सबा मुसलसल रोते हुए अपनी बातें कह रही थी। अगर आज वो होटल की वीडियो में ना देखती तो ना जाने कितने दिन तुम मुझे पागल बनाते रहते। मगर अब मैं सब कुछ जान चुकी हूं और मुझे अपने बच्चे के लिए सही फैसला करना है। रोहेल, मैं तुमसे खुला ले रही हूं। सबा ने रोते हुए ये अल्फाज कहे और मेरा सर शर्म से झुक गया। इसने बिल्कुल सही फैसला किया था। मुझ जैसे बदजात को छोड़ना ही भलाई थी। बोझल कदमों से मैं वापस पलट गया और सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल इस वक्त खत्म हो चुका था और मेरी पहली ख्वाहिश यही थी कि मैं अपनी जान दे दूं। मैं एक एक करके हल्के हल्के सीढ़ियां उतर रहा था कि अचानक मेन दरवाजा खुलता है और एक शख्स अंदर दाखिल होता है। दरवाजे की आवाज से मैं बुरी तरह चौंक जाता हूं और अंदर आते हुए शख्स को देखने लगता हूं। ये शख्स कोई और नहीं, मिस्टर जमील था। मैं चारों तरफ घर में नजर दौड़ाने लगता हूं। उस शख्स को देखते ही मेरे समझ में आ जाता है कि ये कोई और नहीं, इस घर का छठा शिकार है, मिस्टर जमील। मिस्टर जमील ने चश्मा लगाया हुआ था और गहरी मूंछों से लब ढके हुए थे। माथे से सर गंजा था और चेहरे पे बहुत सी झाइयां थीं। उन्होंने सुरमई रंग की पतलून और सफेद कमीज पहनी हुई थी। ये शख्स दूर से ही सहाफी लग रहा था। मिस्टर जमील चलता हुआ घर के अंदर आया और एक एक करके हर चीज को घूरने लगा। लाउंज में अभी तक नदीम की लाश पड़ी हुई थी। जगह जगह खून बिखरा हुआ था और दीवारों पर वही अंग्रेजी के अल्फाज लिखे हुए थे। मगर शायद मिस्टर जमील इन सब चीजों से बेखबर था। इसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जो मुझे नजर आ रहा था। ये घर इसको कुछ और दिखा रहा था और मुझे कुछ और दिखा रहा था। यहाँ तक कि वो मुझे भी नहीं देख पा रहा था।
मैं सीढ़ियों पर बैठकर मिस्टर जमील को देखने लगा। मिस्टर जमील चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ आया और पहली सीढ़ी पे पांव रखकर किसी को फोन करने लगा। वो बात करते हुए बोला, हेलो, हाँ राबिया, हाँ मैं घर पर आ गया हूँ, अभी तक तो खैरियत से हूँ, तुम बस दुआ करना मैं सही सलामत वापस आ जाऊं। सुनो, मैंने नाजिम से बात कर ली है, उन्होंने कहा है दिन ढलने से पहले मैं 50,000 रुपये तुम्हें दे दूंगा। तुम इनसे जाकर पैसे वसूल कर लेना और मार्केट से समोसे, जलेबी और पेप्सी की एक बोतल ले लेना और घर चले जाना। बच्चे बहुत दिन से भूखे हैं, उनको खिला देना। मुझसे इनकी ये भूख देखी नहीं जाती। तुम फिक्र नहीं करो, जब तक मैं हूं अपने हालात से लड़ता रहूंगा। ये कहकर जमील की आंखों में आंसू आ गए। मेरा दिल भी भर आया और मैं खामोशी से जमील को देख रहा था। तुमने भी कुछ खाया? कुछ खा लो यार, अब आप कब तक पानी पर गुजारा करती रहोगी? देखो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो, ये मेरा वादा है तुमसे, मैं इस घर से जिंदा निकल आऊंगा। मैंने अपने पास कुरान मजीद और कई दुआएं रखी हुई हैं। तुम देखना, मैं इस घर से सही सलामत मौला के सदके में निकल आऊंगा। चलो मैं फोन रखता हूं, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और मैं खामोशी से उसे देख रहा था। मिस्टर जमील वाकई एक शरीफ इंसान था और नेक मकसद के तहत इस घर में आया था, मगर अंजाम इसका भी वही होना था जो बाकी सबका हुआ था। जमील ने कदम बढ़ाया और बाकी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं खामोशी से सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। मैंने उसको रास्ता दे दिया। वो मेरे पास से गुजरता हुआ ऊपर की मंजिल पे चला गया। उसने मेरे बेडरूम का दरवाजा खोला और दरवाजा बंद कर लिया। शायद कुछ देर आराम करना चाहता था। मैं खामोशी से फर्श को देख रहा था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। मेरे जहन में ख्याल आया कि किस कदर मासूम लोगों को भी इस घर का शिकार बनना है। न जाने इस सारे अमल के पीछे क्या मकसद था। ये क्या बला थी जो रुक ही नहीं सकती थी? क्या ये आसेब भी कभी मर सकता है? मैं नहीं जानता। गर्दन पे हाथ फेरता हुआ मैं खड़ा हुआ और बाथरूम की तरफ जाने लगा। मेरा चेहरा इस वक्त खून में लथपथ था। मुझे पानी से अपना बदन और चेहरा साफ करना था। ये सोचकर मैं बाथरूम की तरफ बढ़ता चला गया। मैं बाथरूम में दाखिल हुआ तो फर्श पर वही अल्फाज लिखे हुए थे, दीवारों पर भी वही अल्फाज लिखे हुए थे। मैं खामोशी से वॉश बेसिन की तरफ बढ़ा और पानी खोलकर मुंह धोने लगा। मैंने अपने आप को शीशे में देखा। बहुत मुर्दा चेहरा दिख रहा था, बहुत मायूसी थी उसके अंदर। मैं खामोशी से अपना चेहरा देख रहा था कि अचानक मुझे एक झटका सा लगा। मैंने शीशे के जरिए दीवार पर लिखे हुए अल्फाजों को पढ़ने की कोशिश करी, जो कि अब सही सिमत में नजर आ रहे थे। मैं उसकी स्पेलिंग करने लगा। मुझे लग रहा था कि अब इसका मतलब कुछ ना कुछ निकल सकता है। MURDEROFSECRETS, मर्डर सीक्रेट, सीक्रेट्स ऑफ मर्डर मेरे मुंह से एकदम निकला। अब इन अल्फाजों का मतलब मैं समझ चुका था। इन अल्फाजों का मतलब राजों का कत्ल था। मतलब बात किसी कत्ल की हो रही थी। ये पता चलना था कि मेरे जिस्म का खून खुश्क होने लगा। इस घर में दो ही इंसानों का कत्ल हुआ था, एक तो मेरी बीवी थी और दूसरा मेरा बच्चा। गोया इस घर में बसने वाले आसेब का ताल्लुक मेरी बीवी और मेरे बच्चे के साथ था। मैं सकते के आलम में ये अल्फाज पढ़ने लगा। इन अल्फाज के राजों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हो गया था, मगर जैसे ही मैंने इस बात को महसूस किया, अचानक अंग्रेजी के ये अल्फाज मिटना शुरू हो गए, जैसे कोई इनको डस्टर से मिटा रहा हो। चारों तरफ से ये अल्फाज मिटना शुरू हो गए, यहाँ तक कि पूरे घर से ये अल्फाज मिटना शुरू हो गए। मैं चारों तरफ नजरें घुमाकर देख रहा था। अब दीवारों पर बस एक ही अल्फाज लिखा हुआ था, CONFESS, कन्फेस, मतलब कबूल करना, अपने गुनाहों को कबूल करना। मुझसे कुछ कबूल करवाना चाहता था। अब मैं समझा था इन अल्फाजों का मतलब और यहाँ मौजूदा ताकत जो मुझसे क्या कहना चाहती थी। मैं समझ गया था, मैं जान गया था। मैंने मन ही मन में एक फैसला किया, अपने अंदर मजबूती पैदा की। गहरी हुई सांस लेता हुआ मैं चल पड़ा। अब मेरे कदम लाउंज की तरफ बढ़ रहे थे और मैं सकते के आलम में सीढ़ियां उतर रहा था। एक बार फिर मैं लाउंज में मौजूद था। अकमल का कमरे का दरवाजा अभी भी मुझे खामोशी से देख रहा था। मैंने घर की एक एक शय पर नजर डाली और फिर दरवाजे को तकने लगा। ऐसा लगा ये सब चीजें मुझसे कुछ उगलवाना चाहती हैं, मुझसे कुछ कहलवाना चाहती हैं। ये देखकर नफरत से मैंने अपने होठों को दबाया और चीख कर बोला, तो तुम मुझसे कहलवाना चाहते हो?
तुम चाहते हो कि मैं अपने मुंह से कहूं? तो फिर ठीक है, ऐसा ही सही। ये सच है, मैंने ही अपनी बीवी और बच्चे का कत्ल किया है। मेरे ये जुमले कयामत से कम ना थे। मेरे ये अल्फाज इस घर में बसे हुए ताकत की वो जीत थी। मुझे लगा कि मेरे अल्फाज सुनकर जश्न होगा, मगर इस लम्हे इस घर में खामोशी थी। बिल्कुल सन्नाटा था, गहरा सन्नाटा। मैंने अपनी शैतानी नजर हर चीज पर डाली। गहरी मुस्कुराहट मेरे लबों पर आ गई। अब ये घर मुझसे बात करना चाहता था, मुझसे और भी कुछ पूछना चाहता था। ये सच है, मैंने ही अपनी बीवी के टुकड़े टुकड़े किए हैं और मैंने ही अपने बच्चे के जिस्म को काटा था। मैंने ही किए थे। मैं ही वो दरिंदा हूं जिसने ये सब कुछ किया है। मैं अपनी बीवी को ऐसी दर्दनाक मौत नहीं देना चाहता था, पर मैं मजबूर था। मैं इसे नहीं मारना चाहता था, मगर वो जान गई थी कि मैं इसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा हूं, इसलिए इसका मरना जरूरी था। मुझे जिस्म की तलब थी, मुझे और औरतों के पास जाना था, मगर एक बीवी से मेरा होता ही क्या। मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकता था। हवस के इस समंदर में मैं डूबा हुआ था। मैं दफ्तर चला जाता था। दफ्तर ही एक ऐसी जगह थी जहां मुझे दिन भर सुकून मिलता था। वजह मेरी सेक्रेटरी सारा थी। मेरी सेक्रेटरी जो मुझे मन ही मन मोहब्बत करने लगी और मैं भी इसके जिस्म का दीवाना हो गया। इसके जिस्म की एक एक शय खुदा का एक करिश्मा था और मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा का गुलाम होने लगा। सारा भी मुझे बहुत पसंद करने लगी और हम दोनों एक दूसरे से इश्क कर बैठे। कई मर्तबा हमने दफ्तर में ही जिनसी मोहब्बत की, लेकिन फिर हम बाहर मिलने लगे। मैं सारा को महंगे महंगे होटलों में लेकर जाता, इसे तोहफे तवाइफ देता, इसे दुनिया की हर खुशी देता। बहुत सी रातें मैं और सारा तमाम हदों को तोड़ देते, जबकि दूसरी तरफ मेरी बीवी सबा मेरे 2 साल के बच्चे को लोरियां सुना रही थी। इस हवस के नशे में मैं इतना पागल हो गया, मुझे लगा कि सब कुछ मुझे मिल गया है। मगर उस रात होटल की इंतजामिया ने छुपकर हम दोनों की वीडियो बना ली और मेरी बीवी को भेज दी। सबा अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर टूट गई। ठीक 2 दिन बाद मुझे खबर आई कि सारा मेरे बॉस के साथ भी रंगरलियां मना रही है, और इस बात का सबूत मुझे तब पता चला जब मैंने इनके घर पे छापा मारा। ये दोनों मुझे बरहना हालत में मिले, पूरे दोनों नंगे थे। सारा ने मेरे हरामी बॉस के साथ लिपट कर मेरे सामने ही मुझसे इकरार किया कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती और वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। असल मोहब्बत उसकी मेरे सर हैं, जो कि मेरे बॉस थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरे दिमाग की नसें चटकने लगी। मैं जैसे पागल होता जा रहा था। बोझल कदमों से मैं घर की तरफ बढ़ गया। जब मैं घर पहुंचा तो एक और कयामत मेरे ऊपर टूट पड़ी। सबा ने वो वीडियो देख ली थी। सब कुछ जानकर सबा मुझसे लड़ने लगी और मुंह पलटकर अपना माथा दीवार पर मार लिया। गम के आलम में इसने आपको जख्मी कर लिया। इसने मुझे बहुत जलील किया और मुझसे खुला लेने की बात की। मैं दंग सा रह गया। बीवी, महबूबा, नौकरी, पैसा, दौलत, यहां तक कि अब जॉब भी, सब कुछ मेरे पास से जा रहा था। मेरे पास अब सिर्फ घर रह गया था, जो कि सबा से खुला के बाद उसको ही मिलना था। कोर्ट मुझसे जबरदस्ती लेकर उसको दे देती। मेरा सब कुछ छिन जाता, सब कुछ। बीवी, औलाद, नौकरी, पैसा, महबूबा, सब कुछ जैसे खत्म होता हुआ मुझे दिखने लगा। मैं तैश में आने लगा और सबा को बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। इसे मैंने बहुत मारा, बहुत नोचा। मुझ पर जैसे दीवानगी तारी हो गई। शायद बेइंतहा नफरत और नाकामी ने मुझे इस आलम में पहुंचा दिया था। मैं भागता हुआ तहखाने की तरफ बढ़ा और वहां से कुल्हाड़ी ले आया। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सबा जख्मी हालत में बाथरूम तक पहुंच गई थी। मैं उसको मुस्कुराकर देखने लगा। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर सबा की आंखों में दहशत आ गई और वो मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी। मगर 24 अक्टूबर की इस रात को मुझे खून चाहिए था। मुझे खून की प्यास थी और अपनों का खून बहाकर बहुत मजा आता है। मैं सबा को बालों से खींचकर कमरे की तरफ ले आया, फर्श पर उसको फेंक दिया और फिर मैंने वो काम किया जो शायद बड़े से बड़े दरिंदे तक ना कर सके। मैंने अपनी बीवी को काट डाला। इसके जिस्म का एक एक हिस्सा, इसके हाथ, इसके पैर, इसका चेहरा, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा मैंने काट डाला। मेरी मासूम सी बीवी सबा अब 10 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। इसकी आंखें अभी भी खुली थी,
शायद वो मेरे अंदर का शैतान देखकर हैरत ज़दा थी। सबा को काट कर मैं परेशान हो गया। मेरी समझ में कुछ ना आने लगा कि इसके टुकड़े में दफनाऊं या कहीं फेंक आऊं, या फिर एक काम करता हूं, मैं इसके टुकड़ों को जला देता हूं। कौन सा हिस्सा किस तरह काटा गया ये बात पुलिस को कभी पता नहीं चलेगी। इसलिए मैं वापस तहखाने में गया और मट्टी का कनस्तर लेकर अपने कमरे में आ गया और इसके टुकड़ों को मैंने जमा किया और एक जगह आग लगा दी। जल्द ही सबा मेरी आंखों के सामने जलकर खत्म हो चुकी थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और पलटकर अकमल के कमरे की तरफ चला। मेरे एक हाथ में कुल्हाड़ी थी और दूसरे हाथ में तेल का डब्बा। मैं जानता था कि अगर मैंने अपने बेटे को जिंदा छोड़ दिया तो पुलिस मुझे हिरासत में ले लेगी। ये इल्ज़ाम लगा कि मैंने अपनी बीवी को झगड़ा करके मार दिया। इस हादसे को अजीब रंग देने के लिए मुझे अपने बेटे को भी मारना था। अब मैं क्या करता? मेरे मासूम बेटे अकमल को मरना बहुत ज़रूरी था, ताकि ये अमल किसी पागल का लगे, किसी वहशी का लगे, किसी दरिंदे का लगे। मेरे शैतानी दिमाग ने सोचा, बच्चे का क्या है, बच्चे तो फिर पैदा हो जाएंगे। ये सोचकर मैं अकमल को देख रहा था। अकमल अपनी गहरी नींद सो रहा था। मेरा मासूम सा हसीन तरीन बेटा। अब इस बच्चे को इस बात का इल्म तक ना था कि कुछ ही देर में वो मरने वाला है। उसके जिस्म के बहुत से हिस्से होने वाले हैं और वो करने वाला कोई और नहीं, उसका सगा बाप है। मैंने अकमल को अपने हाथ से उठाया और जमीन पर रख दिया। वो गहरी नींद सो रहा था। मैंने कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर रखी और जोर से दे मारी। अकमल की गर्दन जिस्म से अलग हो गई और उसकी नरम नरम रगों में से खून बहने लगा। उसके भी मैंने कई टुकड़े कर दिए। इस काम को करने में मुझे 30 से 40 मिनट का वक्त लगा। सबा की तरह अकमल के भी मैंने टुकड़ों को आग लगा दी और सारे सबूत मिटाकर मैं अपनी बहन हिना के घर चला गया। सुबह माता मनाने वालों में सबसे आगे मैं ही था, जो चिल्ला चिल्लाकर अपनी बर्बादी का ऐलान कर रहा था। यहां तक कहकर मैं खामोश हो गया और अब मैं नहीं, पूरा घर सख्ती की हालत में था। मैंने अपने घिनौने जुर्म का एतराफ कर लिया था, मगर इसे सुनने वाला इस घर में कोई मौजूद नहीं था। अब मैं 3 साल बाद इस घर को बेचने आया था, ताकि इस घर को बेचकर मैं हमेशा हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो जाऊं। हिना और फराज ये समझते थे कि ये घर मैं इन्हें दे दूंगा। वो बेवकूफ़ गलत समझते हैं। घर का लालच ना देता तो वो मेरा साथ कैसे देते? क्या बिना किसी गर्ज के वो फराज हरामजादा मेरा साथ देता, मेरी मदद करता? दोनों को पागल बना के मैं इस घर में दाखिल हो गया हूं। अब मैं इसको बेच कर ही जाऊंगा। ये कहकर मैं खौफनाक हंसी हंसने लगा और कहने लगा, मगर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे गुनाहों को सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ। मैं आज भी आज़ाद हूँ और तुम्हें यह बताता चलूँ कि ठीक 24 घंटे बाद मैं इस घर से जिंदा वापस जाने वाला हूँ। मैं पागलों की तरह चारों तरफ देख के हंस रहा था। सबा, तुम हमेशा इस घर में अपना सर पीटती रहोगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। ये कहकर मैं हैवानों की तरह हंसने लगा। मैं अकेला ही दीवानों की तरह हंस रहा था, झूम रहा था, कामयाबी के जश्न मना रहा था कि मेरे सर से एक बोझ हट चुका है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद देखो, मैं आज भी आज़ाद घूम रहा हूँ। देखो सबा, देखो। अचानक मेरी हंसी एकदम रुक गई। मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो मिस्टर जमील मेरी तरफ देख रहा था। मैं उसको देखकर मुस्कुराने लगा। वो मेरी सारी हकीकत जान चुका था। इसने मेरे उस गुनाह के बारे में एक एक अल्फाज तक सुन लिया था। मिस्टर जमील वहीं खड़ा खड़ा कांप रहा था। मेरे लबों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। मैं इसकी तरफ देखने लगा। जमील खौफ से कांप रहा था। इसमें अब चलने की भी हिम्मत नहीं रही थी। मैं इसकी तरफ बढ़ने लगा। अच्छा, तो ये वजह थी। मुझे अस्पताल में देखकर तुम इसी वजह से मर गए थे, क्योंकि तुमने मेरा राज जान लिया था। ये कहकर मैं इसकी तरफ बढ़ने लगा और जमील सख्ते के आलम में पीछे होने लगा। दूर रहो मुझसे। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हारा हाल भी वही होगा जो इस घर में आने वाले सब लोगों का हुआ है। उन सबको मैंने तो नहीं मारा, इस घर में बसने वाली चुड़ैल ने मारा है, जबकि तुम्हारा खून मेरे हाथों लिखा हुआ है। तुम्हें मरना होगा जमील, तुम्हें मरना होगा। मैंने इसे देखकर कहा। नहीं, मुझे नहीं मारो। जमील रोने लगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, यही तुम्हारा मुकद्दर है जमील। तुम वैसे ही मर चुके हो, मैं तो बस एक रस्म अदा कर रहा हूँ। ये कहकर मैं सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगा और जमील सख्ते के आलम में पीछे होने लगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सबा की तरह नहीं काटूंगा। वैसे भी गोश्त के लोथड़ों से मुझे घिन आने लग गई है। तुम्हारे गंदे गोश्त
और खून को कौन देखे। मैं तुम्हें इतनी अजियतनाक मौत नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जमील रोते हुए कहने लगा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि जब तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो कहोगे किससे। मैंने खौफनाक लहजे में ये जुमले कहे। नहीं, जमील चिल्ला उठा और पलटकर भागा। इस बार भागकर मैंने फुर्ती से इसको पकड़ लिया। जमील बुरी तरह रो रहा था और अपने हाथ पांव चला रहा था। मैंने इसका गिरबान पकड़ा और इसका चेहरा देखा। जमील खौफ से कांप रहा था। मेरे चेहरे पे खून बह रहा था। मेरी आंखें लाल पड़ रही थी, जैसे कोई शैतान मेरे अंदर आ चुका हो। मैंने जमील की तरफ देखा और कहा, गुड बाय जमील। ये कहकर मैंने इसे धक्का दिया और जमील खिड़की तोड़कर सीधा नीचे जा गिरा। धम से गिरने की आवाज मेरे कानों में आई। मैं समझा वो शायद मर गया है। जमील की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वो मुकम्मल तौर पर बेहोश था। मैं शैतानों की तरह कह के लगा रहा था। मेरा गुनाह अब तक सातों पर्दों में छुपा हुआ था और मेरी खौफनाक हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। मैं हंसता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा। मेरे कहके मजीद बढ़ते जा रहे थे और खुशी से मेरा मन उछल रहा था। मैं हंसता हुआ नीचे लाउंज में आया। अचानक मेरे घर में एक अलार्म बजा। मेरी हंसी रुक गई, आंखों में खौफ आ गया। अलार्म का घंटा बहुत जोर से बजा, जैसे उस घंटे ने किसी बात का ऐलान किया हो। घर में अब बस घंटा बजने की आवाज गूंज रही थी। मैंने सख्ते के आलम में नजर डिजिटल क्लॉक पर डाली। वहां देखा तो टाइम 00:00:00। मेरा टाइम खत्म हो गया था और टाइम खत्म होते ही घड़ी में गेम ओवर लिखा हुआ आ गया। यही वो लम्हा था, यही वो लम्हा था जब अकमल के कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरा खून खुश्क हो गया। जो दरवाज़ा पिछले 24 घंटे से नहीं खुल रहा था, अब वो बआसानी खुल गया था। दरवाज़ा खुलते ही अकमल बाहर आने लगा, जो कई जगह से कटा हुआ था और कई जगह से जला हुआ था। खौफ से मैं लड़खड़ा कर गिर गया। दहशत से मेरा बदन कांप रहा था। आंखें बिल्कुल फट चुकी थीं। मेरा 2 साल का बेटा, जिसको मैंने टुकड़ों में तब्दील कर दिया था और इसके टुकड़ों को भी जला दिया था, मेरे सामने मौजूद था। इसका बदन कई जगह से जला हुआ था और जिस्म के कई हिस्से मौजूद ही नहीं थे। वो मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ाए आ रहा था। करीब आकर उसने मुझसे कहा, पापा। जैसे ही उसने मुझे पुकारा, मेरा जिस्म जैसे वहीं जम गया। अचानक मुझे सीढ़ियों के पास से चीखने की आवाज़ें आने लगीं और मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो जैसे मेरा दिल बंद हो गया। सीढ़ियों पर वही साया मौजूद था, मगर अब वो साया सबा की शक्ल में तब्दील हो गया। कटी हुई, जली हुई सबा भी मेरे सामने मौजूद थी। सबा के कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे। इसके हाथ भी लंबे हो रहे थे। इसका जिस्म भी फैल रहा था। इसकी आंखें गायब थीं। इसका चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा लंबा था। यही वो भयानक मंजर था जिसे देखकर सब लोग मर रहे थे। और अब मेरी बारी थी। मेरे बच्चे के मुंह से जानवरों की आवाज़ निकलने लगी और वो मेरी तरफ मुस्तकिल बढ़ने लगा। मुझे ऐसा लगा मेरे गुनाह हाथ फैलाए मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी खुली हुई आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरी सांसें जैसे जकड़ने लगी। मैं मर रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता मर रहा था। मैं दीवार से टकराया और ज़मीन पर गिर गया। मेरा दिल बंद हो चुका था और मैं मर चुका था। सुबह 10 बजे के करीब फराज की गाड़ी गली नंबर 12, घर नंबर 24 पर आकर रुकी। फराज और हिना दोनों गाड़ी से उतरे और घर के मेन गेट से अंदर आए। फराज ने घंटी बजाई, पर कोई जवाब नहीं आया। फराज ने सबा को कहा, शायद रुहेल अभी सो रहा है। बेचारा लंबा सफ़र कर कर आया था ना, थक गया होगा। सबा ने परेशान होकर कहा, पर रुहेल तो इतनी देर तक सोने का आदी नहीं है। आप दोबारा बेल बजाओ। उसने कई बार बेल बजाई, पर दरवाज़ा नहीं खुला। सबा ने बेदहानी में लॉक पे हाथ मारा तो दरवाज़ा अचानक खुल गया। वो ये देखकर हैरान हो गए कि हैं, दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि हमने तो रुहेल को कहा था कि दरवाज़ा बंद कर लेना। और फिर दोनों अंदर की तरफ आने लगे। लाउंज में सारा सामान बिखरा हुआ था। टीवी टूटा हुआ था। कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। अकमल के दरवाजे पे कुल्हाड़ी के निशान थे। पूरे घर में इस वक्त बला की खामोशी थी। ऐसा लगा जैसे घर में कोई शख्स मौजूद ही ना हो। फराज ने दरवाज़ा बंद किया और हैरान होकर लाउंज को देखने लगा। ये सब क्या हुआ है यहाँ पर? हिना भी हैरत से चारों तरफ देख रही थी।
पता नहीं फराज, घबरा कर उसने कहा। फराज और हिना दोनों आहिस्ता आहिस्ता अकमल के दरवाजे की तरफ बढ़े। फराज ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। या खुदा, या खुदा, फराज के मुंह से एकदम निकला। और हिना ने भी अंदर देखा तो हिना अपने बालों को खींचकर चिल्लाने लगी। हिना, संभालो अपने आप को, संभालो। फराज ने पलटकर हिना को संभाला। काट दिया, काट दिया, मेरे भाई को भी 10 हिस्सों में काट दिया, जला दिए इसके टुकड़े। इस आसेब ने मेरे भाई को भी मार डाला। हिना रोती हुई और कांपती हुई आवाज में बोली। हिना प्लीज संभालो यार अपने आप को, मैं पुलिस को बुलाकर लाता हूं। फराज ने हिना को दोनों हाथों से पकड़ा और सोफे पर बिठा दिया और मेन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, इस ख्याल में कि मैं पुलिस को बुला के ले आता हूं और यहां पर हुए हुए कत्ल को दिखाता हूं। जैसे ही वो मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसने दरवाजा खोला तो दरवाजा नहीं खुला। इन दोनों के मुंह पे एकदम खौफ आ गया। वो दोनों अब इस घर के कैदी बन चुके थे। अचानक जैसे घड़ी में एक अलार्म बजने लगा। हिना और फराज ने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा। इनकी नजरें वहीं जम गईं। डिजिटल क्लॉक पर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।